कैश फ्लो फोरकास्ट जो बैंक्स देखना चाहेंगे, या शेयर होल्डर्स तक भी आप दिखा सकते हो। ऐसे शेयर होल्डर्स तक आप ये बजट्स वगैरह पब्लिक तो नहीं करते, क्योंकि बजटिंग आपकी कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है, वो आप पब्लिक के अंदर नहीं लेके आते। लेकिन स्टिल किसी पॉइंट पर अगर बिजनेस को ऐसा लगता है कि वो उसने पब्लिक करनी है, तो कम से कम एक कंपनी है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक तक जा सकते हो, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पब्लिक ही होती है। कम से कम भी एक शेयर होल्डर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खोल सकता है कंपनी की, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेगा किसी कंपनी की शेयर होल्डर, तो उसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी होती है जिसमें पता होता है कि कितना कैश है बिजनेस में। इनकम स्टेटमेंट भी बनी होती है जिसमें लिखा होता है कितना कितना प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर। तो ये दो अलग स्टेटमेंट्स है, एक बताती है प्रॉफिट का, एक बताती है प्रॉफिट को के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट, जबकि कैश के बारे में जानकारी चाहिए तो हम बताते हैं, ठीक है ना। और एक बिजनेस जो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं लॉस करता है, चलो अभी फिलहाल प्रॉफिट नहीं कर रहा, लॉस कर रहा है, लेकिन उसके पास कैश मौजूद है, ये बिजनेस सर्वाइव करेगा, अपने खर्चे पूरे कर सकता है ना। अभी लॉस मेकिंग है, किस किस वजह से लॉस हो सकता है? इस वजह से लॉस हो सकता है बहुत कम प्राइस के अंदर माल बेच रहा है मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, तो लॉस हो सकता है ना। लेकिन उसके पास जेब से लगाने का पैसा है, फाइन। लेकिन एक बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है और उसके पास पैसा है, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन एक बिजनेस जिसके पास प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कैश नहीं है, ठीक है ना, कैश नहीं है मतलब हार्ड कैश और बैंक में जो पैसा हो सब मिला लो, कैश के अंदर कैश भी शामिल है और कैश का इक्विवेलेंट जो बैंक अकाउंट में पैसा वो भी शामिल है, ठीक है ना। तो कैश नहीं है, प्रॉफिट है। पहले तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कैश नहीं है और प्रॉफिट है? ये तब हो सकता है जब एक बिजनेस उधार पे सर्विसेज दे रहा हो या माल बेच रहा हो, तो उसके पास राइट टू रिसीव द मनी तो है, कि हक है ना उसके पास के पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो उसकी आमदनी का हिस्सा तो बन गया, आमदनी का जरिया तो बन गया। आमदनी आई नहीं है, लेकिन आमदनी का जरिया मौजूद है कि ये पैसे आ जाएंगे 2 महीने बाद, लेकिन वो 2 महीने बाद पैसे आने, आपको आज के पैसे देने के लिए, बिल्स देने के लिए पैसा ना हो, सैलरीज देने के लिए ना हो, कोई भी पैसा देने के लिए रुपया भी ना हो बिजनेस में, वो बिजनेस 2 महीने भी नहीं चल पाएगा। 2 महीने तक तो किसी से लोन ले ले, हाँ तो हो गया ना, कैश आ गया ना। फिर अगर कैश ना हो तो वो सर्वाइवल पीरियड की, जब तक मेरे पास कैश आ जाना है इवेंचुअली सेल कर करके, तो वो सर्वाइवल पीरियड में मुझे किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जाना पड़ेगा, चाहे बैंक लोन पे जाना पड़ेगा, या चाहे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, या चाहे जो डिपेंड करता है नीड्स के ऊपर। अब सिर्फ 2 महीने के लिए तो शायद वो कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ना जाए, शॉर्ट टर्म जाए। बहरहाल तो कैश की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है बिजनेस के अंदर कि बिजनेस चल ही नहीं सकता बिना कैश के, इसी वजह से उसको हम लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है, कैश को। और कैश का जब भी मैंने रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैं कैश बोलूँ तो मतलब कैश और उसका नुमा, कैश इक्विवेलेंट नुमा क्या है? बैंक में जो पैसा है, ठीक है। कैश इज अ लिक्विड एसेट। लफ्ज लिक्विड एसेट का मतलब ये होता है वो एसेट जो कि क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश हो। वो तमाम एसेट्स लिक्विड हैं जो कि क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश है। एक तो कैश खुद हाईली लिक्विड एसेट है, क्योंकि लिक्विड एसेट की डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो वो ये चीज है कि जो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है। पानी है, पानी को किसी भी डाई में रख के जमा दो वो वाले शेप ले लेगा, राइट। तो कैश को भी किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश के जरिए आप चाहो तो गोल्ड खरीद सकते हो, कैश के जरिए मशीनरी खरीद सकते हो, कैश के जरिए लैंड खरीद सकते हो, सही। तो कैश एक लिक्विड एसेट है, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और हर वो एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल है वो एक लिक्विड एसेट है, ठीक है। और जितना दूर होता चला जाता है कैश से, वो लेस लिक्विड होता चला जाता है। जैसे कैश मोस्ट लिक्विड है, कैश से करीब करीब मोस्ट लिक्विड और कौन है? बैंक में जो पैसा है कैश में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद उससे करीब करीब कौन सा लिक्विड है? डेटर्स, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, क्योंकि उनसे पैसा आ जाना 1-2 महीने के अंदर, जो भी उनका हमने पीरियड दिया हुआ है ना, इतने पीरियड में पैसा देंगे हम, ठीक है। अच्छा, डेटर्स से थोड़ा सा और रिमोट चले जाए, दूर चले जाए, तो स्टॉक आ जाता है, क्योंकि स्टॉक जो है माल, वो माल पहले बिकेगा, और एक ऐसी कंपनी जो उधार में माल बेचती है उसका माल बिकेगा तो फिर वो डेटर बनेंगे, और डेटर का टाइम पीरियड पूरा होगा तो फिर पैसा आएगा, राइट। तो इसलिए स्टॉक को दूर रखा है डेटर से, सही ना। हाँ, माल कैश पे अगर बिकता है तो डायरेक्टली कन्वर्टेबल टू कैश है, लेकिन माल का कंफर्म नहीं है ना कब बिकेगा। डेटर का तो पता है 1-1.5 महीने में जो भी है वो उस टाइम पीरियड में पैसा आ जाएगा, माल का एग्जैक्टली पता ही नहीं कब बिकेगा। और ऐसा बिजनेस जो उधार में माल बेचता है तो वो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टॉक बेचे तो हो सकता है पहले डेटर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
अच्छा, स्टॉक से और दूर चले जाओ, और दूर चले जाओ, और दूर चले जाओ, जितना दूर जाओगे उतना आप लेस लिक्विड होते चले जाओगे। मिसाल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस के पास बिल्डिंग है, वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है, बिल्कुल है, बट नॉट सो इजीली, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड द राइट बायर। सही है, वेरी लेस लिक्विड एसेट है। तो एक बिजनेस को अगर पेमेंट्स करनी है विद इन अ मंथ, विद इन 15 डेज 20 डेज, और उसका ही पैसा नहीं है उसके पास, तो वो इतने लेस लिक्विड एसेट्स की तरफ थोड़ी जाएगा। दे विल टर्न टू मोर लिक्विड एसेट्स फर्स्ट, ठीक है। और मोर लिक्विड एसेट्स में अगर कोई पैसा नहीं है तो फिर फर्दर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को देखेगा कि इंटरनली तो हमारे पास पैसा नहीं है, डेटर्स से 2 महीने बाद आना है, स्टॉक बिके कब बिके पता नहीं, और बिल्डिंग बेचना तो भूल ही जाओ। तो अब क्या करें, अब किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जाते हुए हमें प्रॉब्लम दरपेश क्या होती है कि हमें उनको बताना पड़ता है कि हम किस तरह से आपका पैसा वापस करेंगे या आपको रिटर्न मिलेगा हमें पैसा देके। अगर शेयर होल्डर है तो वो एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कि आपका बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, या आपका बिजनेस के अंदर कैश फ्लो अभी कंडीशन खराब है तो ठीक है, लेकिन फोरकास्ट क्या है, फ्यूचर में कैश आने जैसा है कि नहीं। तो फोरकास्ट बनाना है हमें फिर कैश फ्लो का, जिससे जाहिर हो कि क्या हमारे पास पैसा आना है। अच्छा, ये नीचे जो क्रॉसेस लगे हुए हैं डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब ये है कैश फ्लो ना होने के नुकसान। अगर कैश फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कैश फ्लो नहीं हुआ तो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा। बिजनेस लिक्विडेट होने का मतलब बैंकरप्ट, वो मतलब तबाह, वो बंद हो गया, खत्म हो गया। बिजनेस के लिक्विडेट होने का मतलब बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है। वो लिक्विड एसेट से इसको वो नहीं कर देना कंफ्यूज, हो सकता है मिलते जुलते मीनिंग्स हो, लेकिन उसको लिक्विडेशन को अलग तौर पे सोचो। लिक्विडेशन का मतलब बिजनेस का बंद हो जाना, ठीक है। एक बिजनेस लिक्विडेट हो सकता है अगर उसके पास कैश ना हो या कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस भी ना हो। सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है और कहाँ कहाँ जा सकता है। चंद मिसालें, कैश आ सकता है इन्वेस्टमेंट से, कि कोई शेयर होल्डर या आपका पार्टनर या कोई भी ओनर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर अब मिसालें जो है ना सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर की नहीं दी जा रही, ज्यादातर शेयर होल्डर यूज किया जा रहा है, क्योंकि अब कंपनी के बेसिस पे ही हम आगे अपना पूरा बिजनेस स्टडीज जो आगे क्या पीछे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, लेकिन बिजनेस स्टडीज के अलावा मे बी अकाउंटिंग में भी एक हद तक, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ अगर कंपनी की जरूरत पड़ी यूज करने की, तो ज्यादा कंपनी की मिसालें मिलेंगी आपको थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना हम शेयर होल्डर्स को हर जगह लिख रहे हैं, वैसे कोई और इन्वेस्टर भी हो सकता है, पार्टनरशिप में शेयर होल्डर नहीं होता, पार्टनरशिप में पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। तो सोर्स एक बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, पार्टनर की इन्वेस्टमेंट या सोल प्रोप्राइटर की उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट, या फिर वो शेयर इशू करके शेयर होल्डर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या बिजनेस अपना माल बेचता है, जैसे हम स्टॉक कहते हैं या मर्चेंडाइज कहते हैं। बिजनेस का अपना माल है जो वो बनाता है, बेचता है। एक जूतों का पेयर्स ऑफ शूज सेल करने वाली जो मिसाल थी, क्या था उसका, उसके पास स्टॉक क्या होता था, पेयर्स ऑफ शूज। वो पेयर्स ऑफ शूज बना के अगर सेल कर रहा है तो पैसा आ रहा है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। इसके अलावा किसी बोरो कर सकता है मनी, ठीक है। इसके अलावा मतलब प्रोडक्ट सेल करना, बोरो करना। इसके अलावा जो माल बेचा इमीडिएटली पैसा नहीं आया तो वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो माल बेच के पैसा नहीं आता, डेटर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बाद में डेटर्स से पैसा आ जाएगा। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो बिजनेस के पास आ सकता है पैसा इनफ्लो। इसके अंदर बोरोइंग जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कुछ इस तरह के होते हैं कि कैश तो नहीं आ रहा, कैश तो नहीं आ रहा, लेकिन जो मुझे पेमेंट्स करनी है वो डिले हो गई। मुझे कैश चाहिए, क्यों, मेरा कैश आउटफ्लो होना है इसलिए। मुझे कैश आएगा तो मैंने सप्लायर को पैसे दूंगा, कैश आ नहीं रहा, क्या फिर भी सर्वाइव कर सकता हूँ? हाँ, कैश आउट, जब कैश इनफ्लो नहीं है तो कैश आउटफ्लो को डिले करवा दो, सप्लायर से नेगोशिएट करोगे, आई नीड सम मोर टाइम। तो वो तो डिपेंड करेगा आपका रिलेशन पीछे कैसे चल रहा है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें इस तरह सब हो सकता है। कैश आउटफ्लो, आपने जो खर्चे कर, आपने जो माल बेचना है वो खरीदोगे पहले, उसके लिए कैश चाहिए। हो सकता है उधार पे मिल जाए माल, वेल एंड गुड, लेकिन जब उधार में मिलेगा तो क्रेडिटर बन जाएगा, तो उसको क्रेडिटर का जब टाइम पीरियड 2 महीने के लिए उधार मिला, 2 महीने बाद कैश देना है ना, तो आउटफ्लो तो होगा, कभी ना कभी तो होगा ना। माल खरीदा उसके लिए, माल खरीदा है तो सप्लायर को पेमेंट जब जाती है वो कैश आउटफ्लो है। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के अंदर, आपके यूटिलिटीज़ हैं, आपका एडमिन कॉस्ट है, आपके जो है ना क्या जितने भी वेजेस के ऊपर या सैलरीज के ऊपर लोग हैं, वो सारे खर्चे कैश आउटफ्लो की सूरत में आते हैं। इसके अलावा और कैश आउटफ्लो ये हो सकता है कि ओनर अगर पैसा विड्रॉ करे, ओनर चाहे कि मुझे पैसा चाहिए बिजनेस से, मैंने बड़ा पैसा लगा दिया, तो वो भी तो कैश आउटफ्लो ही होगा ना बिजनेस से,
ठीक है। और इसी तरह कोई लोन ली हुई थी उसको रीपे कर रहे हो, वो भी एक कैश आउटफ्लो है। इसी तरीके से कोई एसेट खरीद रहे हो बिजनेस के अंदर, कोई बड़ा मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ियां खरीद रहे हो 4 बिजनेस के पर्पस के लिए, तो बिजनेस पर्पस के लिए जो 4 गाड़ियां खरीद रहे हो उसके लिए पैसा क्या आना जब से, आप उसको अखराजात में नहीं गिनना। अखराजात तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो रोजमर्रा के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस और ये सब आपके रोजमर्रा के अखराजात है जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, रोजमर्रा यूज होने वाला पैसा। लेकिन कभी कभी आपको बड़ी अमाउंट भी चाहिए होती है, क्योंकि आपको बिजनेस के अंदर सुजुकी जो पिकअप्स होती है वो खरीदनी है, क्योंकि आपको पोस्टल सर्विसेज ऑन करनी है एक और नई सिटी के अंदर, तो 4 गाड़ियां उस सिटी के लिए रिक्वायर्ड है कम से कम। ठीक है, वो जो 4 गाड़ियां रिक्वायर्ड है, 4 गाड़ियां जो खरीदोगे तो वो एक आप अपना एसेट खरीदो। तो ये 2 अलग पॉइंट्स इसलिए लिखे हुए, एक तो ये परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ये वो माल है जो आप आगे बेचने के लिए खरीदते हो, जबकि परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ये वो माल नहीं है जो आप आगे खरीदेंगे बेचने के लिए खरीदिए, वो चीजें जो आप यूज करने के बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हो। तो एक बिजनेस अगर पोस्टल सर्विसेज के लिए गाड़ियां खरीद रहा है तो ये मर्चेंडाइज थोड़ी है उसका, ये बेच थोड़ी देगा, गाड़ी बेचने का खरीद के बेचने का बिजनेस थोड़ी है। तो ये इसके स्टॉक और इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं है, ये इसके नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा है। जबकि वो चीजें जो बिजनेस स्टॉक खरीद के बेच देता है जिसे हम मर्चेंडाइज कहता है, वो बिजनेस का मतलब आप करंट एसेट का हिस्सा बोलते हो कि फॉरन बिक जाता है। तो करंट एसेट के लिए तो पैसा चाहिए होता है सप्लायर को देने के लिए, कभी कभी नॉन करंट एसेट भी तो चाहिए होता है। नया पेंटिंग मशीनरी लगा रहे हो पूरे बिजनेस के अंदर, एक नया पेंटिंग यूनिट खोल रहे हो, ठीक है, पेंट मतलब कोई बिजनेस है आपका जिसमें पेंटिंग करते हो आप प्रोडक्ट्स को लेकर, तो एक नया पेंटिंग यूनिट खोल रहे हो, उसके लिए जो भी आपके पेंटिंग मशीनरी है वो जो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, पैसा तो कैश की फॉर्म में चाहिए, लेकिन वो मशीनरी इटसेल्फ क्या है, वो एक नॉन करंट एसेट है। इस चीज को आप बाद में समझोगे, कैश के अंदर रहते हुए समझाना बेकार है। कैश फ्लो फोरकास्ट, अब जब हमने बात कर ली हमें कैश फ्लो कहां से आ सकता है और कैश फ्लो कहां जा सकता है, तो हम एक ऐसा फोरकास्ट बनाएंगे जो बताएगा नेट कैश फ्लो। अब आप किसी से कैश बैंक से लोन लेने जा रहे हो, तो लोन बैंक कहेगा पहली इंस्टॉलमेंट आप कब दोगे, तो आपको बता मतलब पहली इंस्टॉलमेंट हर महीने बैंक को रीपे करना है पैसा, तो हर महीने जो बैंक को आप रीपे करोगे पैसा, बैंक कहेगा पैसा आएगा कहां से, अपना कैश फ्लो फोरकास्ट तो दिखाओ। तो आप कैश फ्लो फोरकास्ट के अंदर पहले महीने में तो बैंक बर्दाश्त कर लेगा कि नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि बैंक को पता है वरना पैसे क्यों लेने आता है, आपका इतना कैश नहीं होगा पहले महीनों में, इसलिए आप पैसा लेना है। लेकिन जब पैसा लेना है तो 3-4 महीने जितने महीने बाद भी पहली पेमेंट आपको बैंक को करनी है, पहली पेमेंट आप बैंक से कहते हो मैं मंथली पेमेंट के अरेंजमेंट में नहीं जा रहा, मैं हाफ ईयरली अरेंजमेंट में जाऊंगा, मैं हर 6 महीने बाद आपको एक साथ पेमेंट करूंगा, तो बैंक उसके ऊपर भी फिर अपना कोई वो करेगा, टर्म्स बता डिफाइन करेगा कि वो हर 6 महीने बाद पेमेंट होगी तो आप कितनी पेमेंट करोगे। लेकिन बैंक देखेगा कि 6 महीने बाद इतना पैसा होगा आपके पास, क्या आप पे बैक करो, आज तो पैसा ले रहे हो, इस पैसे को यूज कहाँ करोगे, अपना फोरकास्ट बताओ, अपना बजट बताओ एक्चुअली, ठीक है, ये पैसा कहाँ यूज होगा, फिर वहां से कैसा पैसा जनरेट होगा जो आप हमें रीपे कर सकोगे, तो ये बैंक को दिखाना है आपने। तो बैंक को रख के चलते हैं, इस वाले हेड को आप पढ़ लोगे कि कैश फ्लो फोरकास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। कैश फ्लो फोरकास्ट में दिखा दो ज्यादा बेहतर है पहले, तो उसके बाद ऊपर वाली चीजें पढ़ना और आसान हो जाएंगी। कुछ इस तरह से होता है कैश फ्लो फोरकास्ट। मिसाल के तौर पे जनवरी के मंथ का कॉलम है, फरवरी के मंथ का कॉलम है और मार्च के मंथ का कॉलम है, ठीक है। आप माल बेच रहे हो, सेल्स रेवेन्यू $10,000 का, और यहां पर एक अजम्पशन ली हुई है ये सारा माल कैश पे बिक रहा है, क्योंकि $10,000 अगर लिखा हुआ है ना कि सेल से $10,000 आ रहा है, मतलब सेल करते ही पैसा मिल गया, सही है ना, सेल करते ही पैसा मिल गया $10,000, तो मतलब कैश सेल्स है, बिजनेस उधार पे माल नहीं बेचता। इसके अलावा $5,000 और भी आ रहा है, कहां से आ रहा है, लोन रिसीव्ड, तो आपके जनवरी के महीने में $15,000 हो गया आपके पास कैश फ्लो। और कैश आउटफ्लो कहाँ का हो रहा है, कैश आउटफ्लो की सारी ये यहाँ पर एक्टिविटीज लिखी हुई है कि $15,000 का टोटल जनवरी के महीने में इनफ्लो एक्सपेक्टेड है कि 10,000 का मैं माल बेचूंगा और 5,000 लोन मिलेगी बैंक से। तो फिर खर्चे अब कहाँ का होंगे, 6,000 जो है मैंने जो माल बेचा है वो खरीदूंगा, तो उसके लिए वापस पैसा चला जाना है। 10,000 का जो माल बेचा है वो 6,000 का खरीदा भी तो होगा ना, तो उसको भी तो पैसे देने। 2,500 सैलरीज में चले जाएंगे, रेंट के $1,000 का अमाउंट कटेगा, यूटिलिटी बिल अराउंड जो है ना $500 तक मेरे जाएंगे, लोन बाकी लोन रीपेमेंट जो लोन ली है वो जनवरी के महीने के एंड में, ये मंथली अरेंजमेंट है यहाँ तो मंथली, उसमें से जो लोन ली है मैंने 5 महीने के लिए शायद ली होगी, मैं 1 महीने खत्म होते ही $1,000 उस लोन का भी वापस कर दूंगा जो लिया आपसे, और $500 के मेरे दूसरे दीगर और आउटफ्लोज हैं, वो लिस्ट नहीं लिखी है पूरी,
बस मैं मर्ज कर दिया, बाकी छोटे मोटे जो आउटफ्लो है सबको मिला लो $500 के। तो ये सारे आउटफ्लोज हैं, माइनस करो तो कितना बच रहा है 3,500 का। इस जनवरी के महीने का नेट कैश फ्लो क्या बच रहा है, नेट कैश फ्लो $3,500 बच रहा है जनवरी के महीने का। बिजनेस के पास हो सकता है पहले से भी कुछ पैसा पड़ा हो। आप ये देखें, बिजनेस अभी थोड़ी शुरू हुआ है एकदम कि मैं माल बेचूंगा तो पैसे आएंगे, हो सकता है बिजनेस का पहले से भी कुछ पैसा पड़ा हो। तो यहाँ पर नीचे उसकी मिसाल भी दी हुई कि बिजनेस का पहले से ओपनिंग बैलेंस था $10,000, पहले से $10,000 रखा था बिजनेस के पास, और इस महीने जो जो आने, ये फोरकास्ट है वैसे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आया और गया, मैं कहूंगा जो आएगा या जाएगा, क्योंकि आगे की बात पहले से बता रहे हो ना कि मेरे पास पहले से $10,000 रखा हुआ है और जनवरी के महीने में $10,000 आना है और $5,000 लोन की सूरत में आना है, तो एक तरह से $25,000 हो गया मेरे पास। और आउटफ्लो कितने तरह के हो रहे हैं, $6,000, $2,500, सारे आउटफ्लो $11,500 बनते हैं। इसको माइनस कर दो तो मेरे पास बचता कितना है, नेट कैश फ्लो 3,500 था जो इस महीने, जो जनवरी के महीने में एक्सपेक्टेड है, और $10,000 मेरे पास पहले से रखा था बिजनेस के अंदर, तो $13,500 जनवरी के एंड में मेरे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आती है बात। उसमें से जो सिर्फ जनवरी से ताल्लुक रखता है वो $3,500 है, आया माइनस जो गया, उसमें से क्या बचा $3,500। बाकी ये जो $10,000 है ना वो विरसे में ले रहे हैं, अपने दिसंबर के महीने का जो बचा हुआ पैसा है $10,000, ये वो साथ जोड़ है। आप इसमें बहस कर सकते हो जर भाई, जब वो $10,000 पहले से पड़ा हुआ है, सही है, तो फिर हम अभी लोन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि $10,000 तो पहले से पड़ा हुआ है। $10,000 हम माल बेच के भी ले लेंगे, कमा लेंगे, तो $20,000 तो ये हो गया। ठीक है, तो लोन की जरूरत दिख तो नहीं रही, हाँ बाजार नहीं दिख रही, लेकिन अगर ये $10,000 ना रखा होता तो फिर तो आपको लोन लेनी पड़ती, सही ना, क्योंकि आप उस केस में आपके अखराजात $10,500 थे, जो आपके पास से पैसा जा रहा है, जो आपके पास पैसा आ रहा है वो सिर्फ $10,000 सेल से आ रहा था, तो उस केस में आप $500 नेगेटिव चले जाते तो उतना पैसा तो कम से कम चाहिए होता ना आपको। लेकिन फिर भी चलो आपके पास इस मिसाल में लिखा हुआ है कि पहले से पैसा पड़ा हुआ है, बुराई नहीं है कोई। तो पहले से जो पैसा है प्लस जो आपने इस जो जनवरी के महीने में नेट पैसा आपके पास 3.5 बचा, उन दोनों का ऐड करो तो क्या बचा 13,500। अब फरवरी के महीने के लिए ये $13,500 जो है ना वो ओपनिंग कैश हो गया। ये जो $13,500 जो जनवरी के एंड में हमारे पास पुल अप हुआ पैसा, वो फरवरी के शुरू के अंदर $13,500 ओपनिंग बैलेंस बन के शेप अप हो गया। और अब फरवरी के महीने के अंदर खाली ये फिगर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये बाकी चीजें नहीं लिखी है और सामने। अब हम फरवरी के महीने का फोरकास्ट बताते हैं कि जैन का तो ये था, फेब का क्या है, $12,000 तक की हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है फरवरी की। ठीक है, और इस दफा फरवरी में कोई लोन से पैसा नहीं आने वाला, कोई लोन से पैसा नहीं आने वाला। और फरवरी के मंथ में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कुछ, ओनर जनवरी में पैसे नहीं दे सकते, लेकिन फरवरी में ओनर थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट की सूरत में। तो 12,000 जो हमारे पास सेल रेवेन्यू की सूरत में आ रहा है, प्लस $2,000 जो हमारे पास इन्वेस्टर्स की तरफ से आएगा फरवरी के महीने में। तो फरवरी के मंथ में जो पैसा ताल्लुक रखता है $14,000, वो आने की मद में इतना पैसा है $14,000, और जाने की मद में कितना है, ये सबको टोटल कर लो, $1,000 वही जो लोन रीपेमेंट जाएगी, जो लोन ली हुई थी, बाकी सारे खर्चे लिखे हुए कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। तो टोटल पैसा जो जाना है उसका टोटल है 14,300, जबकि आने वाला टोटल कितना है 14,000, जाने वाला टोटल है 14,300। तो फरवरी के मंथ में नेगेटिव कैश हुआ 300 से नेगेटिव, कि जाने वाला ज्यादा है आने वाला कम है। ठीक है, तो आपके पास टोटल पैसा पिछले महीने से पड़ा था $13,500, और इस महीने की फरवरी के मंथ की एक्टिविटी में आपका नेगेटिव कैश हो गया, तो कहां से यूज होगा, इसी 13,500 में से यूज होगा ना, तो वहां से फाइनेंस हो जाएगा, तो बचा $13,200। मार्च का फोरकास्ट, अब ये नहीं कि जैन के बाद फेब का बन रहा है, फेब के बाद मार्च का, आपने एक साथ 3 महीने का फोरकास्ट दे दिया, तो हमारा तीसरे महीने में सेल्स 15,000 होगी। अच्छा, इसमें सवाल हो सकता है आपके पास क्या बेसिस है ये कहने के लिए कि तीसरे महीने में आपके 15,000 का माल बिकेगा, तो बिकेगा तब पता चलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रेंड्स होते हैं ना, नहीं तो अगर जैन में $10,000 का माल बिक रहा है, मार्च में $15,000 का माल क्यों बिकेगा, क्योंकि हमारा काम है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई सीजनल है, तो रमजान के महीने में जो आमतौर पर राशन बिकती है, ग्रोसरी बिकती है, उससे ज्यादा ही बिकती है रमजान में, that's why it's increasing।
फेब के महीने में थोड़ी ज्यादा इसलिए कि कुछ लोग उससे महीने से पहले ले लेते हैं और बाकी कुछ जो है ना उस महीने के अंदर ग्रोसरी खरीदेंगे। क्लियर? सो थर्ड मंथ ये ग्रोसरी का लेट्स सपोज बिजनेस है। अदर इनफ्लोज क्या है? अच्छा, अदर इनफ्लोज में नहीं लिखा हुआ, एक तो थी लोन से पैसा आ सकता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा लिखा अदर इनफ्लोज। अदर इनफ्लोज में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो, $1000, हाँ ठीक है। मार्च के महीने तक पहुंच के हमारे 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 पास कुछ वो है कोई भी एक्सेस नॉन करंट एसेट पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेबल्स, कोई फर्नीचर्स या किसी किस्म का इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जो आपको लगता है कि आप 2 महीने और चला के फिर वो सेल आउट कर दोगे और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि $1000 तक का तो बिक ही जाएगा वो, तो वो $1000 वहां से आ सकते हैं। ठीक है ना? तो 15,000 और 16,000 मिला, 15,001 मिला के 16,000 का इनफ्लो, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ये सारा लिखा है $13,500 का। तो मार्च के महीने में, सिर्फ मार्च के महीने में आना और जाना का नेट जो बनता है ना, आने वाले पैसे माइनस जाने वाले पैसे, $2,500 है। और जो फेब के एंड से मार्च के अंदर विरसे में मिला है, ओपनिंग मिला है मार्च को, वो 13,200 था। तो मार्च के आखिर में हमारे पास $15,700 बचा हुआ होगा हाथ में। सही है? और उसके बाद ये जुमला नहीं बोलना और उससे हम आपकी पेमेंट कर देंगे, नहीं, आपकी पेमेंट तो वैसे ही हो रही है ना हर महीने, फिर भी $2,000 रह जाएंगे, वो अगले 2 महीने में होंगे एक साथ, जो हमारी अरेंजमेंट है। दिस वाज कैश फ्लो फोरकास्ट। हमने क्रिएट अ सिंपल कैश फ्लो फोरकास्ट, पूरा केस लिखा हुआ है, इससे कैश फ्लो फोरकास्ट बनाना है। ये पूरे डब्बे भी डले हुए हैं, हालांकि ये आपने करना था काम पिछली मिसाल को देख के, लेकिन डब्बे भी डाल दिए, पेज मुझे खाली छोड़ना था, लेकिन चलो क्या आपका काम थोड़ा क्विक हो जाए, तो आप उस केस में से ये कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएं। क्लियर होता है? हाउ टू इंटरप्रेट अ सिंपल कैश फ्लो फोरकास्ट। अब कैश फ्लो फोरकास्ट जो फ्यूचर मार्केट कैश फ्लो की क्या पोजीशन होगी, जैसे कि आपने देखा, अब इसको हम एसेस कैसे करना, ऊपर से बताओ तो हमारे इनफ्लोज कहाँ से आने के, हमारे आउटफ्लोज कहाँ जाने के हैं, तो हमारा नेट कैश फ्लो क्या बचेगा, उस नेट कैश फ्लो को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पीछे ओपनिंग बैलेंस से क्या सपोर्ट है, और ओपनिंग बैलेंस के साथ मिलकर क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, और वो क्लोजिंग बैलेंस अगली दफा का ओपनिंग बनेगा। बेसिक चीज है, ठीक है। और इसी को यहाँ देख लो। इसके अलावा कैश फ्लो ट्रेंड्स क्या चल रही है कि फॉर एग्जांपल 3 महीने में ट्रेंड नेट कैश फ्लो का क्या चल रहा है और हमारे क्लोजिंग बैलेंस का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। सो कैश इनफ्लोज देखेंगे, कैश आउटफ्लोज देखेंगे, नेट कैश फ्लो देखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देखेंगे, कैश फ्लो ट्रेंड्स देखेंगे, और इस सबको देखते हुए आप अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। सही है? आप ये अपने जो भी लेट्स सपोज आपके इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है कैश को फुलफिल करने की, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना जहाँ बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जो फॉर एग्जांपल चीज़ डिले हो सकती है, अगर आपको लग रहा है हमारा कैश शॉर्टेज हो सकती है क्रिएट, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो इतने कैश फ्लो को एनालाइज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम अपने रिसीवेबल से जल्दी पैसा कॉल कर सकते हैं, मे बी उनको डिस्काउंट दे के, या वो नहीं दे रहे पैसा तो उसको फैक्टर करा सकते हो, उस पैसे को डेट फैक्टरिंग कंपनी को भेज दिया, उसको कम मतलब थोड़े से परसेंटेज लॉस होगा उसके ऊपर आपको, ठीक है। या इसके अलावा आपने सप्लायर्स के साथ टर्म्स डिले कर दी, पेमेंट टर्म्स, उसको कहा कि हम जाए, हमें और फर्दर टाइम पीरियड चाहिए रिक्वायर्ड है पेमेंट करने के लिए। तो ये सारे होते हैं आपकी कैश फ्लो मैनेजमेंट के तरीके, ठीक है। फिर आप रिव्यू करते रहें, आप अपने कैश फ्लोज को रेगुलरली रिव्यू भी करते रहें। आप जब कैश फ्लो फोरकास्ट जो है और उसको आप मतलब लेट्स सपोज आपने कैश फ्लो फोरकास्ट तो बना लिया, एक उसका एनालिसिस है और एक है एक्चुअल कैश फ्लो का एनालिसिस है। फोरकास्ट और एक्चुअल में फर्क क्या है? फोरकास्ट आप आज बैठ के आगे का फोरकास्ट करते हो कि क्या होगा, और एक्चुअल क्या है कि आज तक जो पिछले 3 महीने का क्या कैश फ्लो रहा वो एक्चुअल है। तो इसी तरीके से फोरकास्ट के 3 महीने जब गुजर जाएंगे तो एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जो फोरकास्ट हमने बनाया और जो एक्चुअल इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए उनके अंदर कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो जो फर्क होगा उस फर्क को देखते हुए आप फिर वो रिव्यू करते रहोगे कि कोई फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि कोई बड़ा फिगर आप मिस आउट कर गए कैश फ्लो के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है बड़ा अच्छा कैश फ्लो रहेगा, लेकिन आप एक बड़ा फैक्टर ही मिस आउट कर गए कि नहीं, हमें एक जो है हमारे ऊपर एक लायबिलिटी ऑब्लिगेशन आने वाली है, उसके ऊपर हमने एक मार्जिन नहीं क्रिएट किया। क्या लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन ये है कि हमने जिस वेसिनिटी के ऊपर काम के अंदर काम कर रहे थे, अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे, तो वहां पर हमारे बिजनेस कंडक्ट की वजह से उस वेसिनिटी में थोड़ा सा पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से वहां की सोसाइटी ने हम पे केस किया है, और वो केस के हमारे हारने के चांसेस हैं। तो वो हमने पहले से उस चीज को इन रिगार्ड्स अगर रखते तो हमारे ऊपर जब भी जैसे ही फाइन आते गवर्नमेंट के हमारे सर पे पड़ते तो वो आउटफ्लो है ना, और अगर फोरकास्ट के अंदर वो आउटफ्लो काउंट नहीं किया और एक्चुअल में वो आउटफ्लो हो गया पैसा, तो फोरकास्ट के तहत तो आपके पास पैसा होना था, लेकिन आपके एक्चुअल कैश फ्लो
के तहत वो पैसा खत्म हो गया, दूसरे महीने खत्म हो गया, तो आपको हर महीने रिव्यू भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि तीसरे महीने पहुंच के सरप्राइज मिले। तीसरे महीने स्टार्ट हुआ तो आपने सोचा इतना पैसा तो होगा, इतना पैसा हो सकता है, आपने रिव्यू कर ले एक दफा फोरकास्ट और एक्चुअल को, ना हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट चली गई हो। तो वो कीप रिव्यूइंग से फायदा ये है कि आप आउट कैश को अपने मैनेज कर सकते हो, पहले से डिसीजन ले सकते हो अगर शॉर्ट ना हो जाए बस कैश में। आपके शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड्स हैं सारे, जिसमें एक है बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक के पास आपके जो पैसा है उससे ज़्यादा आप निकलवा सको, वो अगर बैंक फैसिलिटी देता है तो होगा फ़ायदा, लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी है, क्योंकि वो जो शॉर्ट रन आपकी ओवरड्राफ्ट की जो भी लाइबिलिटीज होती है वो बहुत हाई इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर। अच्छा, फिर आप एक तरीके से अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इंप्रूव ऐसे कर सकते हो कि जो क्रेडिट सेटलमेंट है, जो आपने अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, उसका टाइम डिले करवा दो। सही है, वो सप्लायर से नेगोशिएट करो और वो टाइम डिले कर दो, या फिर सप्लायर नेगोशिएट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट जिनको पे करके आप डिस्काउंट लेना चाह रहे थे, तो आप ये सोचो कि मैं पे करके डिस्काउंट हासिल करके क्या करूंगा, जब मेरी और इमीडिएट और जरूरी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं बचेगा, तो मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, भले डिले हो जाए पेमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेने के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, वो भी नहीं करेंगे पेमेंट, आप उनको फर्दर डिस्काउंट देने की कोशिश करो, वो नहीं मानते अगर, तो फिर आप वो रिसीवेबल्स जो है वो किसी डेट फैक्टरिंग कंपनी को सेल भी कर सकते हो। आप अपने स्टॉक लेवल्स कम कर दो, एक बहुत बड़ा हरबा है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपका बफर स्टॉक एक बड़ा अच्छा खासा होता है, लेकिन अभी आपके पास कैश इश्यूज है, तो आपने अगले ऑर्डर के ऊपर कम स्टॉक मंगवाया, सही, तो कम स्टॉक आने की वजह से कम पेमेंट करनी पड़ी, आप पुराने बफर स्टॉक को ही चला रहे हो, आपने नया माल ही ऑर्डर नहीं किया क्योंकि कैश फ्लो नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे वो कैश फ्लो होगी, प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, माल बिकने आए, फिर आप दोबारा बफर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह डिले कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कोई आप बड़ी एक्सपेंशन वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो जो कि वैसे भी 1-2 महीने में पूरी होनी नहीं है, लेकिन 1-2 महीने में कैश शॉर्टेज हो गई, तो नुकसान क्या होगा, वो कैश शॉर्टेज की वजह से आप फिर आगे भी नहीं बढ़ सकते, आप इतना भी नहीं चल सकते कि लोगों को अपनी सैलरी दे दो, लोगों को सैलरी नहीं देंगे, वो प्रोडक्शन रोक देंगे, प्रोडक्शन रोक दोगे तो आगे फर्दर माल बिकना रुक जाएगा। तो आपका अगर कोई एक नई बिल्डिंग एक्सपेंड हो रही है आपके बिजनेस की, तो उसके एक्सपेंशन के ऊपर काम रोक दो 1-2 महीने के लिए, ताकि वो पैसा वहां ना जाए, बल्कि आपके ऑपरेशंस को डिस्टर्ब ना करे, जो आपके कोर ऑपरेशन है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करना, उसके अंदर लोगों की सैलरीज ना रुके, यूटिलिटी बिल्स पे ऑफ हो सके वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, जो आपके ऑपरेशन से हटके होता है। ऑपरेशंस तो है ना हर महीने रोजमर्रा वाले एक्सपेंडिचर्स, जबकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिसमें आप कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो, नॉन करंट एसेट क्रिएट करो, वो एसेट जो कि बहुत बड़ा है, मतलब जो कि 1 साल से ऊपर लेता है बेनिफिट, मतलब कंज्यूम होने में। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, वो हमारा नॉन करंट एसेट नहीं है, वो करंट है, वो एक्सपेंस आउट हो जाता है फौरन, आज ली 1-2 महीने में खत्म। लेकिन अगर मोटर व्हीकल है, वो एक नॉन करंट एसेट है, जब वो लेंगे आप तो एक बड़ा खर्चा है, लेकिन वो 5-6-8 साल तक आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी, जब तक वो मोटर व्हीकल चलेगी तब तक आपको बाहर से कोई और व्हीकल हायर नहीं करनी पड़े, तो वो रेंट आपको बचाती रहेगी। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट तो जाएगी, फ्यूल कॉस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंस है, लेकिन गाड़ी खरीदना एज ए कैपिटल एक्सपेंस, तो ऐसे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको एक्सपेंड कर सकता है, उन जिनको डिले कर सकते हो उन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रोक दो, ताकि आप अपने जो करंट ऑपरेशन है उनमें सर्वाइव तो कर सको। ये क्या फायदा होगा कि आपकी मौजूदा दुकान बंद हो जाए और उसके साथ आपने नई दुकान खड़ी कर दी, वो भी बंद हो जाएगी फौरन, तो वो नई दुकान की डील को रोक दो, डिले कर दो, पहले आप करंट सैलरीज पे ऑफ करो। अदर सुटेबल मैटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आप कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करो, डेट फैक्टरिंग करने की कोशिश करो वगैरह वगैरह, या और फाइनेंसेस के ऊपर जाओ, और फाइनेंशियल ऑप्शंस के ऊपर। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को मैं समझाने के लिए ना अब थोड़ा सा मैं बैलेंस शीट के ऊपर आऊँगा, जो आगे भी अभी आना ही है। आपके बिजनेस के अंदर जो आपकी रिसोर्सेज है, जिनके जरिए आप बिजनेस परफॉर्म करते हो पूरा, जिनसे काम लेके, वो आपके एसेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज एसेट नहीं होते हैं। वो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सको वो आपका एक एसेट है। फॉर एग्जांपल मेरी एक मोटर व्हीकल है, वो एक एसेट है क्योंकि मुझे जनरेट करके देगी डेटा। ठीक है ना, तो एम्प्लॉय कल को जॉब छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है, ये स्लेवरी का जमाना नहीं है। स्लेवरी के जमाने में होता तो एसेट बनता है एम्प्लॉय, कि तो स्लेव ही रहेगा, जो छोड़ के जा ही नहीं सकता मुझे। ठीक है, तो लेकिन अभी एम्प्लॉय इज नॉट एन एसेट, उसके अपने डिसीजन मेकिंग है। आपने मोटर व्हीकल है, जब तक खुद नहीं बेची वो नहीं बिकेगी, आपका एसेट है। ठीक है, अच्छा जी, तो एसेट आपके फाइनेंस होते हैं या तो कैपिटल से, या इस कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी, या साथ साथ फाइनेंस जो हो सकता है लाइबिलिटीज से। ठीक है ना, अच्छा अब इन फर्दर कैटेगराइजेशन करता हूँ। मेरे एसेट भी जो है ना,
वो दो तरह के हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। सही, वो एसेट जो साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे देते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, वो सारे करंट एसेट्स हैं। वो एसेट जो साल से ऊपर लेता है कंज्यूम होने में या यूटिलाइज होने में, या सेवरल ईयर्स तक बेनिफिट देते चले जाते हैं, तो वो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ होती है 20, 30, 40 ईयर्स, फिर उसके बाद शायद बिल्डिंग डेमोलिश करके दोबारा खड़ी करनी पड़ जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन नॉर्मली बिल्डिंग की लाइफ तो 30 ईयर्स इजीली होती है, वो तो इतना बड़ा नॉन करंट एसेट है। इसी तरीके से आपकी मोटर व्हीकल है या कोई प्लांट एंड मशीन है, 5-5, 10-10 साल, 8-8 साल उनकी लाइफ होती है, वो तो आप एस्टिमेट करते हो, बट अगेन उनमें से कोई भी करंट एसेट नहीं है। वो काफी साल ले लेते हैं अपना, वो काफी साल तक बेनिफिट फराहम करते रहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लाइबिलिटीज के अंदर भी दो कैटेगरीज है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। कभी कभी इसको फिक्स्ड भी कहते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज और फिक्स्ड, नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटीज को फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी कहते हैं, लेकिन आप नहीं कहना, द करेक्ट वर्ड इज दिस, ठीक है ना। या इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह लो। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म होती है वो इमीडिएटली पे करनी पड़ती है, वो विद इन द ईयर आपके सर पे आ जाती है, उसको पे ऑफ करना होता है। जबकि नॉन करंट लाइबिलिटी साल से ऊपर की होती है, जैसे मॉर्गेज कोई लोन लिया आपने, किसी एक पूरी फैक्ट्री का प्लेस लिया है, खरीदा है बैंक की लोन के ऊपर, तो कई साल तक चलेगी, 10-10, 20-20, 25-25 साल तक चलती है मॉर्गेज लोन। जबकि अगर आपने उसके बरक्स अगर क्रेडिटर से माल उधार पे लिया, वो एक करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन लिया, वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकती है, कि जो 3-5 साल 8 साल के लिए आपने कोई लोन लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बिजनेस का कोई प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंस करवाया है, मतलब बैंक आपको फाइनेंस करके दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी। तो इसको इतना समझने के बाद मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को क्रिएट कर सकता हूँ मल्टीपल स्टेजेस में। मैं कहता हूँ एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या मैं कह सकता हूँ करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल जो है ना, वो करंट है, वो नॉन करंट ही होता है एक तरह से समझ लो, क्योंकि कैपिटल चलता चला जाता है, वो उन्होंने पैसा लगा दिया, वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया होता है उसका पैसा। कैपिटल में से बस एक चीज है जो ओनर पैसा निकलवाता है, वो ये कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स होता है ना, तो वो उसमें से बस कंपनी का पैसा निकलवाता है ओनर। अदर देन दैट वो तो बिजनेस में उसका पैसा लगा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स मिलके एसेट्स बनते हैं ना, तो उसको ब्रेक डाउन किया इक्वेशन को, ये लाइबिलिटीज है और ये कैपिटल है, ठीक है। अब बिजनेस की लिक्विडिटी जो है ना, वो क्यों जरूरी है? बिजनेस की लिक्विडिटी इसलिए, बिजनेस का लिक्विड होना मतलब इमीडिएट कैश होना उसके पास, इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी जो करंट लाइबिलिटीज है वो कहीं ऐसी सर पे बन के ना जाए जिसको पे ऑफ करने के पैसे ही नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो तो केस कर देंगे कि हमें हमारे टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे। समझ आ रही बात? तो केस करेंगे, तो फिर अगर आपके पास करंट एसेट्स नहीं है तो मतलब आप लिक्विड नहीं हो। आप क्या कर सकते हो फिर? आप किसी और किस्म की करंट लायबिलिटी की तरफ जा सकते हो। एक करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, मिसाल तौर पर किसी सप्लायर को पे करने के लिए जो कि अभी फॉरन इमीडिएट पेमेंट्स मांग रहा है, उसके बदले ओवरड्राफ्ट ले लिया कि ओवरड्राफ्ट की पेमेंट शायद आपको चंद महीने बाद करनी पड़े। क्लियर हो रही है? या फिर ये नहीं तो आपने बैंक से लोन अप्लाई कर लिया, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ले ली, ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी को फाइनेंस, करंट लायबिलिटी आपके सर पे खड़ी हुई लायबिलिटीज होती है और वो अगर आप पे ऑफ नहीं करोगे तो आपके बिजनेस के बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप कहोगे नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी अभी पे नहीं करनी, मतलब वो कभी ना कभी तो पे करनी होती है ना। नॉन करंट लायबिलिटी क्या अभी पे नहीं करनी, लेकिन कब करनी है? जब नॉन करंट लायबिलिटी जितनी पे करनी होगी ना जिस साल, उतना हिस्सा उसका करंट में शिफ्ट होता चला जाएगा। अब एक आपकी 10 साल की लोन है, आपको हर साल उसमें 1 करोड़ रुपए की लोन थी, हर साल 1 मिलियन जो है ना वो उतारना, इंटरेस्ट तो देना ही हर साल, और उसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट का 1 मिलियन भी उतारना है आपको हर साल इंस्टॉलमेंट की सूरत में। तो ये हर साल 1 मिलियन इंस्टॉलमेंट की सूरत में उतारोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी हर साल 1-1 मिलियन से करंट लायबिलिटी में शिफ्ट होती चली जाएगी, क्योंकि वो विद इन द ईयर क्लियर ऑफ करनी है। तो करंट लायबिलिटीज होती है जो विद इन द ईयर सेटल हो रही थी, करंट एसेट्स होते हैं जो विद इन द ईयर कंज्यूम हो रहे होते हैं, यूटिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए इस ऑप्शन पे जाना ये थोड़ी सी दूर की बात है। आपके पास पहले यहां से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर यहां से अवेलेबल नहीं है
तो फिर आप इस जगह पर जाओगे, ओनर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वहां जाओगे, अगर वहां नहीं तो फिर ये कोई एसेट बेच दोगे, क्योंकि एसेट वो चीज है जिसको आप इस्तेमाल करके बिजनेस क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब एक मिसाल देते हैं ना कि एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, वो मुर्गी आपका एसेट है, लेकिन कोई सर पे आके खड़ा हो जाए तो आप वो मुर्गी नहीं काट के उसको गोश्त दे दोगे उसका, या मुर्गी नहीं दे दोगे उसको, आप पहले चाहोगे किसी से उधार लेना, तो इसका उधार चुकाने के लिए कोई और मुझे उधार दे दे, कोई उधार नहीं दे रहा, तो आप अगर अकाउंटेंट आप चाहोगे कि कोई बिजनेस का जो ओनर है वो अपने साथ किसी पार्टनर बना ले, इक्विटी कैपिटल के जरिए पैसा आ जाए कि हम पे ऑफ कर दे, वो भी नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये मेरे पास जो असासा बचा हुआ है, एक मुर्गी है, अब ये बेच के पैसे दे दूं या पूरी मुर्गी उठा के दे दूं। अब सोना का अंडा देने वाली मुर्गी तो होती नहीं है, लेकिन एक मिसाल है कि एक ऐसी मशीनरी जो आपको प्रोड्यूस करके दे रही है कुछ, आपको एट द एंड अगर वो दे दिया आपने तो बिजनेस ठप हो जाएगा, फिर अगला बिजनेस करोगे कैसे। तो ये तो लास्ट ऑप्शन है आपका, नॉन करंट एसेट, ठीक है ना। तो करंट एसेट बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास, और आपके पास जराए भी नहीं है करंट एसेट बनाने के, तो फिर आपका बिजनेस लिक्विडेट की तरफ जा सकता है, क्योंकि आप हो सकता है आपको कोई एक ऐसा असासा बेचना पड़े नॉन करंट एसेट्स में से भी ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत जरूरी ना हो, जो स्पेयर में मशीनरी पड़ी वो बेच के उतार दिया करता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी ही सेल करनी पड़ गई तो फिर तो बिजनेस बंद। हमारी बात तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है हमें हमारे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल वैसे बाय फॉर्मूला चले तो क्या होता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो जो बचता है वो है वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी करें, वर्किंग कैपिटल बचता है, ये वो कैपिटल है विद विच यू कैन वर्क फॉरवर्ड, जो आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, सही है। या इसको एक और एंगल से देखते हैं, आपके एसेट्स में लायबिलिटीज का पैसा है और ओनर्स का पैसा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए आपके करंट एसेट्स में कहां से अमाउंट्स, आपके करंट एसेट्स किन किन अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, तो आप यहाँ सारी लायबिलिटीज नहीं रखोगे, आप करोगे करंट एसेट मेरे करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए है, और करंट एसेट में करंट लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद जितनी भी जान बची वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाया, कि उसके अलावा दैट्स द अमाउंट वी कैन वर्क विद, कि हमारे पास एक बफर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अमाउंट के अंदर। अच्छा जी, ये जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तो ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा, अगर ये अकाउंटिंग पढ़ने के बाद पढ़ते ही सेक्शन तो बहुत अच्छे समझ में आता, ठीक है। बट अगेन विद दिस नॉलेज यू कैन गेट बेटर इन अकाउंटिंग एज वेल, और ये बाद में रिवाइज भी कर सकते हो, लुक बैक कर सकते हो उसको। ये बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो वर्किंग कैपिटल इज अ रेडीली अवेलेबल कैपिटल जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मैंने जो बेसिक तीन बताया वही ध्यान में रखना, कैश एंड बैंक, ठीक है, और डेटर्स और स्टॉक, ये तीन करंट एसेट्स जो है उनकी वैल्यू टोटल इन टर्म जो भी अमाउंट बनती है वो डॉलर्स ऐड कर दो, उसमें से माइनस करो करंट लायबिलिटीज की टोटल अमाउंट, तो जो भी उसके बाद बच गया, मतलब करंट एसेट जितने ज्यादा है ना करंट लायबिलिटीज से, वो ज्यादा वाला हिस्सा तमाम क्या है, वर्किंग कैपिटल है। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, एसेंशियल फॉर ऑपरेशन, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी को पूरा करता है, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी आपको इमीडिएट पे करनी है, वो सर पे कभी भी आ सकती है, उसको पे करने के इजाफी जो कैश होगा अवेलेबल, तो वो आपके जो है ना आपके रोजमर्रा के खर्चे में जाएगा, मेंटेनेंस में जाएगा, या आपको एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने में जाएगा, ठीक है। और वो कैश आपके पास फर्दर अवेलेबल जो कैश है वो ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स है, वो उसमें इजाफा भी हो सकता है, चंद दिन गुजरेंगे और माल बिकेगा और कैश इंप्रूव हो जाएगा, और माल बिकेगा और कैश आ जाएगा, और डेटर्स पैसा देंगे और कैश आ जाएगा, सही है। पर लेकिन अगेन फिर आप और माल खरीद भी रहोगे तो और लायबिलिटीज भी क्रिएट हो रही होंगी। तो बस ये कैश आपके पास जो भी है वो वर्किंग कैपिटल ऊपर होना चाहिए आपकी करंट लायबिलिटीज से, क्योंकि आपको इमीडिएट करंट लायबिलिटीज जो कि मुझे पे करनी है, ड्यू है मेरे ऊपर, उनको पे करने के बाद मेरे रोजमर्रा के जो एक्सपेंसेस है उनको पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, तो फिर आप जीरो पे खड़े हो जाओगे, फर्दर एक्टिविटी आप नहीं कर सकते आगे। क्रेडिट रेपुटेशन आपकी अच्छी होती है, जितना ज्यादा एक बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल होता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट रेपुटेशन अच्छी होती है, क्रेडिट रेटिंग भी कह सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जो लोन दे रहा है वो जरूर सवाल करेगा कि आप लोन रीपे कैसे करोगे, तो आप अपने जब अकाउंट्स दिखाओगे वो अकाउंट्स आपके देखेगा तो एनालाइज करेगा कि आपका कैश फ्लो फोरकास्ट क्या है, ये एनालाइज करेगा, आपके पिछले कैश फ्लो की ट्रेंड क्या चल रही है, एक्चुअल कैश फ्लो की वो एनालाइज करेगा, वो देखेगा आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना होता है।
आपकी लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद अभी आपकी जो करंट लाइबिलिटी सर पे है उसके अलावा पैसा अभी इनफ कितना होता है, अगर होता है आपके पास तो मेरी लाइबिलिटी मैं आपको दूंगा, जब आपके लिए लाइबिलिटी होगी मैं आपको दे दूंगा उधार, तो मुझे भरोसा होगा कि आप मुझे पे बैक कर सकोगे। फॉर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री, ये मैंने अभी बता दिए तीनों। इनकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं उसके बाद। अच्छा कैश फ्लो हो गया, उसके अंदर वर्किंग कैपिटल समझाना जरूरी था। फिर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट, ये एक नया हेड है,